वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 5 कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले एक 3 डायमेंशनल स्पेस की मदद लेनी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है ओ, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो तो आपको क्या करना है कि मान लो कि ये जो एक्सिस है, ठीक है, तो ये जो एक्सिस है इसके ऊपर मान लेते हैं कि 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, ठीक है, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 होगा, लेकिन वाई और जेड के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी 1 यूनिट पर हमने एक पॉइंट ले लिया बी, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 1 0। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी 1 यूनिट पर हमने एक पॉइंट ले लिया सी, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 और जेड की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये जो हमने 1 यूनिट की डिस्टेंस लिया है, ठीक है, यानी जो ओ ए वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ऐसी ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी 1 है, और ऐसी ओ सी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी 1 है। ठीक है, तो ओ एक्स एक्सिस पर है, ओ बी वाई एक्सिस पर है, ओ बी जेड एक्सिस पर है। तो इन एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर के हम 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है, तो ये जो 1 यूनिट होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर हैं, तो जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस पर, तो उसे डिनोट करते हैं आई से, और जो जो वाई एक्सिस पे होता है उसे जे, और जो जेड एक्सिस पर होता है उसे हम के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो जे मतलब जो एक होता है आई कैप और एक होता है जे कैप, एक होता है के कैप। ठीक है, तो आई कैप जो होता है वो डिनोट करता है कि एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जे होता है ये बताता है वाई एक्सिस पर 1 यूनिट वेक्टर, और जो के कैप होता है बताता है इस पर 1 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आई कैप, इसको लिखते हैं जे कैप, और इसको लिखते हैं स्मॉल के कैप। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान आ गया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब एक दूसरा स्पेस है। ठीक है, दूसरा स्पेस है, तो इस पे मान लेते हैं कि, ठीक है, तो मान लेते हैं ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो इस पर ये एक दीवार है, इधर एक दीवार होगी, इधर एक ऐसी दीवार होगी, एक इधर और एक इधर। तो ये पॉइंट पी ले लिया मैंने। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने एक्स वाई और जेड। अब मैंने ओ को पी से मिला दिया। ठीक है, तो ओ को पी से मिलाया तो इसे हम आर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो नाउ मैंने मान लिया कि ओ पी जो है इज ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, माना कि ओ पी जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो ओ पी एक पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैं इस ओ पी वेक्टर को मैं डिनोट करना चाहूँ तो इसको हम आर वेक्टर भी कहते हैं। तो इस वेक्टर को डिनोट ऐसे करते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये एक्स पॉइंट, ये एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे होगा तो उसे लिखेंगे एक्स आई। ऐसे ये जो वाई एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे होगा तो वाई जे, और ऐसे ही हो जाएगा आपका जेड के कैप। ठीक है, तो ये जो एक्स आई वाई जे और ये जो जेड के लिखे गए हैं ना, तो ये जो एक्स वाई जेड है, इन्हीं को एक्स वाई जेड ये जो कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं इन्हीं को बोलते हैं, मतलब इस पूरे को बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, इस पूरे को बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। और जो ये एक्स वाई जेड होता है इसे बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट। और अगर मैं इनके साथ आई, इनके साथ जे और इनके साथ मतलब के भी अगर डिनोट कर दूं तो इसे बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो इनको हम एक्स वाई जेड जो होते हैं ना, इन्हें रेगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, रेगुलर
कंपोनेंट। तो मान लो कि अगर कोई यूँ लिखा आया, मान लो 1i 2j और 3k ऐसे कोई पोजीशन वेक्टर लिखा आया ओपी वेक्टर, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं, तो 1 2 3 ये कहलाएंगे स्केलर कंपोनेंट। और अगर कोई पूछेगा वेक्टर कंपोनेंट तो आप कहोगे 1i 2j और कोमा 3k कैप, तो इनको बोला जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, और ये जो ऐसे फॉर्म में लिखा गया है इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि कंपोनेंट फॉर्म वगैरह जो है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद आपको इनका इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना आना चाहिए। तो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जिसे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसको निकालते हैं अंडर रूट, मतलब इसका ये जो x है तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका जगह √14। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आगे पढ़ना क्या है हमें। ठीक है, तो आगे हमें पढ़ना है दो वेक्टर को जोड़ना, यानी ए वेक्टर को बी वेक्टर से जोड़ना। ठीक है, इन्हें जोड़ना, इन्हें आपस में घटाना। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है। तो मान लेते हैं ए वेक्टर है कोई, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट है A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। ऐसे एक दूसरा बी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट है B1 i B2 j और मान लो B3 k कैप। तो इन्हें ऐड करना है। तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड करते हैं कि i का कंपोनेंट i से जुड़ेगा, तो हो जाएगा A1 प्लस B1 i कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही A2 प्लस B2 जे कैप कॉमन ले लेंगे, और ऐसे ही A3 प्लस B3 और k कैप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ते हैं। अगर माइनस करना होता है तो इनके बीच में माइनस आ गया होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि दो वेक्टर बराबर है तो इसका मतलब होगा कि मान लो दो वेक्टर बराबर है, इसका मतलब होगा कि A1 वाला जो है ना i का i, यानी A1 वाला B1 के बराबर है, ऐसी A2 वाला B2 के बराबर है और A3 वाला B3 के बराबर है। यानी i के कंपोनेंट i के बराबर, j के बराबर और k के बराबर। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो आपको a कैप लिखना होगा और a वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड देने पे आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, राइट। तो अगर मान लो आपको यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, तो a वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो डायरेक्शन को साइन को हम पहले m n से डिनोट करते हैं। तो मान लो आपको l निकालना है, तो आप a वेक्टर में क्या होता होगा, तो a वेक्टर मान लो a i है, तो A1 को डिवाइड दे दोगे इनके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फिर m निकालोगे तो B1 डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड और n निकालोगे तो C1 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे आप करके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कि मतलब ए वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है कोई किसी स्केलर से, यानी k प्लस m से। तो आप पहले k को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो k a कैप और प्लस m और ए वेक्टर। ठीक है, तो एक बार a वेक्टर k से गुना होगा तो k a वेक्टर और m गुना होगा तो m a वेक्टर। ठीक है, तो अगर मान लो k को m a वेक्टर से गुना करो, मान लो k भी स्केलर है m भी स्केलर है, a वेक्टर से गुना करना है तो पहले m को कर लो फिर a से कर लो, या पहले km को गुना कर लो दोनों स्केलर को और बाद में a से कर लो, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है,
और ऐसे ही मान लो के को मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, तो पहले इनको जोड़ के या तो कैसे कर लो, नहीं तो एक तरीका है कि पहले के को ए से कर लो और फिर प्लस के को बी से, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी जो है स्केलर में याद रखनी है। ठीक है, मतलब कोई स्केलर नंबर को अगर हम किसी वेक्टर में जोड़ेंगे तो ये चलता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, अब हम बताना चाहते हैं कि दो वेक्टर जो हैं अगर वो कोलिनियर हैं तो उसे हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा फॉर्म में हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कोई ए वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर है और इसी के पैरेलल एक बी वेक्टर है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन देख रहे हो उनके मैग्नीट्यूड जो है वो मतलब छोटे बड़े हैं। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि जो ये ए वेक्टर है, ठीक है, या ये ए वेक्टर है, ये इस बी वेक्टर के अगर कोलिनियरिटी है यानी पैरेलल है तो हम ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, या हम बी वेक्टर को कह सकते हैं वो लैम्डा ए वेक्टर के हो। ठीक है, यानी मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, एक मान लो हमारे पास है ए वेक्टर और वो मान लो उसके कंपोनेंट है a1i a2j और मान लो a3k है। ठीक है, और एक बी वेक्टर है b1i b2j और b3k कैप है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों वेक्टर ना कोलिनियर है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर है या पैरेलल है। तो इसमें यूँ होगा कि दोनों अगर कोलिनियर हैं तो हम इसको यूँ प्रूव करेंगे कि बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर के ये जो मान है कंपोनेंट फॉर्म इसको यहाँ लिख दो, b1i कैप फिर b2j कैप और फिर b3k कैप, तो बराबर हो जाएगा लैम्डा गुना ए वेक्टर हो जाएगा a1i कैप फिर a2j कैप फिर हो जाएगा a3k कैप। ठीक है, तो b1i कैप b2j कैप b3k कैप ये से गुना होगा तो a1 लैम्डा आई कैप a2 लैम्डा जे कैप और a3 लैम्डा के कैप। तो हम i को i से और j को j से कंपेयर करोगे तो b1 बराबर हो जाएगा a1 लैम्डा, ऐसी b2 बराबर हो जाएगा a2 लैम्डा और b3 बराबर हो जाएगा a3 लैम्डा, और b1 अपॉन a1 लिख देंगे तो ये लैम्डा, b2 अपॉन मतलब b2 अपॉन a2 लैम्डा और b3 अपॉन a3 क्या जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो लैम्डा है ये एक दो वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन है उनका प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यानी जब भी दो वेक्टर जो होंगे प्रोपोर्शनल हो मतलब कोलिनियर होंगे तो उनके जो ये डायरेक्शन रेशियो होता है इनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं b1 अपॉन a1 बराबर b2 अपॉन a2 और ऐसी b3 अपॉन a3 बराबर होता है लैम्डा के। इसका ये मतलब हुआ कि इफ़ टू वेक्टर आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर जो है ना वो कोलिनियर होंगे तो देन कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो, तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होंगे तो देन तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं देन देयर देयर डायरेक्शन रेशियोज इज इन प्रोपोर्शनल, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी वो एक अनुपातिक होंगे। ठीक है, हम अनुपात में शो करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर जो है वो आपस में कोलिनियर है या पैरेलल है। ठीक है, तो मान लो एक ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप और ये मान लो माइनस का 4i प्लस 6j और माइनस 8k कैप। तो ध्यान से देखो तो मैं अगर इसमें से माइनस का 2 कॉमन निकाल लूँ तो 2i घटा 3j, ठीक है, घटा 3j, तो ये माइनस था तो प्लस का 4k कैप बन जाएगा। ठीक है, तो यानी साफ दिख रहा है कि ये वेक्टर पूरा ए वेक्टर है, तो -2 ए वेक्टर
और ये हो जाएगा बी वेक्टर के बराबर। यानी बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लेमडा ई वेक्टर, जहाँ लेमडा की वैल्यू -2 है, यानी एक लेमडा जो है वो एक स्केलर नंबर है, तो इसका मतलब प्रूफ हो जाता है। तो बस, तो बी वेक्टर अगर लेमडा गुना ए वेक्टर आ जाएगा तो लिख देंगे कि यस ए वेक्टर इज कोलिनियर या पैरेलल, ठीक है, टू बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।